तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। ये यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो बच्चों मैग्नेटिज्म में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। आगे की डेफिनेशन इसी पर बेस्ड है। वैसे हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको कि ये लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी सिमिलर पोर्शन चलता है, लगभग 40-50%। और वहां भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू थी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मास की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 1 kg, लेंथ की 1 मीटर, टाइम की 1 सेकेंड। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई है यूनिट नॉर्थ पोल, क्योंकि आगे की जो डेफिनेशन है बच्चों वो इसी बेसिस पर चलती है यूनिट नॉर्थ पोल। अब क्वेश्चन उठता है कि यूनिट नॉर्थ पोल है क्या। वैसे तो आपको मैं बता दूं यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ये है कि ऐसा मैग्नेट जिसमें ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट की सिंगल रो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट की सिंगल रो रहेगी। मतलब यहां पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और आपको मालूम है मॉलिक्यूल मतलब कितना फाइन, तो ऐसा मैग्नेट कितना मुश्किल है, पर फिर भी हम लोग प्रैक्टिकली मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास उसको पॉइंटेड कर देते हैं ऐसा। और इसी से तो प्रैक्टिकल भी करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, वो सब यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ पर मूव करती है उससे डेवलप होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को हम मान लेते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब इसमें ये मान के चलते हैं सिग्नल रो ऐसी जा रही है तो यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल होगा। पर एक्चुअल में यूनिट नॉर्थ पोल जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बताते हैं, डेफिनेशन में बता दूं, पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट नॉर्थ पोल जैसा अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे थे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, वैसे यूनिट नॉर्थ पोल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इमेजिनरी है। पर डेफिनेशन तो देते ही हम, आगे की डेफिनेशन भी इसी यूनिट नॉर्थ पोल पर ही बेस्ड है। तो हमको समझना होगा वो डेफिनेशन कैसे जरा देते हैं। तो सिंपल, यदि हम दो मैग्नेट ले लें और इनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, सपोज हमने टू मैग्नेट सिलेक्ट किए हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, 1 मीटर डिस्टेंस पर। अब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसको हमने मेजर किया और वो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है 10 to the power -7 न्यूटन। तो हम बहुत इजीली यूनिट नॉर्थ पोल को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला ना if m1 is equal to m2 is equal to m, r is equal to 1 meter, force 10 to the power -7 न्यूटन। हमने टू पोल्स लिए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, उनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा और उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा उसको मेजर करके देखा हुआ है 10 to the power -7 न्यूटन। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो पोल आपने लिए हैं वो यूनिट नॉर्थ पोल हैं। देखिए आप कैसे, क्योंकि आपका फोर्स का फॉर्मूला देखो ना, μ0/4 पाई m1 m2 by r स्क्वायर, ये था आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। इसमें फोर्स की वैल्यू रखो बच्चों 10 to the power -7, μ0/4 पाई रखो 10 to the power -7 होता है m1 m2 m स्क्वायर m into m m स्क्वायर r 1 स्क्वायर, ये 10 to the power -7 कैंसिल। फाइनली हमको मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। तब आया ये जब हमने
इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, मतलब इन वैल्यूज के बेसिस पर हम यूनिट नॉर्थ पोल को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? if two equal and like poles are kept in air, क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअल जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर म्यू 0 इंटू म्यू आर होता है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं म्यू आर की वैल्यू 1 रखना चाहते हैं, तो 1 कहाँ पर होती है? एयर में। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? if two equal and like poles are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 10 to the power -7 Newton, then each pole is called unit north pole. या दूसरे शब्दों में समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपको यूनिट नॉर्थ पोल अवेलेबल है, और यदि उनको आप यूनिट नॉर्थ पोल को एयर में एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखेंगे, तो ये तय है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 10 to the power -7 न्यूटन। तो बच्चों ये सिंपल जैसे मैंने डेफिनेशन दी है, यदि आप सुन रहे हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बनेगी? if two equal and like poles are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 10 to the power -7 Newton, then each pole is called unit north pole. यहाँ पर बच्चों पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात हो रही है, और इसलिए इसकी जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, तो हम लोग केवल सीजीएस यूनिट लिखते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं और यदि वो सीजीएस सिस्टम में होते हैं तो उसमें आपको पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू सीजीएस यूनिट लिखी मिलेगी, 3 सीजीएस यूनिट एंड 4 सीजीएस यूनिट। इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू दी गई है सीजीएस सिस्टम में। पर एसआई सिस्टम में यदि अपन बात करें तो ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर। अब ये यूनिट कहां से आई है तो मैं आगे समझा दूंगा आपको, अभी मुझे वो बताने के लिए बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर, और इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, वो होता है A इंटू L। तो M0 L T0 A1 एम्पियर इंटू मीटर, और इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M0 L T0 A1। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना चाहिए आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जैसा हमने बोला था ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेट के अराउंड पूरा एक एरिया डेवलप हो जाता है, जहां तक मैग्नेट अपने इफेक्ट्स बताता है उस पूरे एरिया को अपन बोलते हैं गिवन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। The region or area around the magnet in which its influence experiences by any other magnet is called the magnetic field of first magnet। या मैग्नेट की उस पर्टिकुलर एरिया में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उसको अट्रैक्ट कर सकता है, तो अपन बोल सकते हैं द रीजन और एरिया अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस्ड बाय एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बच्चों कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कम है ये हम लोग बताते हैं बाय इंटेंसिटी। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों B से डिनोट करते हैं। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E से, कैपिटल E से ऐसा लिखा है, मतलब आप समझ गए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेकिन यदि B ऐसा लिखा है,
मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा बच्चों वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F अपॉन Q, वैसा यहाँ पर फॉर्मूला होता है F अपॉन स्मॉल m। जैसे अपन बात करें, मान लीजिए मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इस पॉइंट पर हमको बताना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग को एक मैग्नेट रखना पड़ेगा जिसकी पोल स्ट्रेंथ सपोज m है, और ये जो फर्स्ट मैग्नेट है वो इसके ऊपर मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है और फोर्स लग रहा है F। तो ये जो F अपॉन m है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहां E इज इक्वल टू F अपॉन Q था, या F अपॉन m होता है। अब ये F अपॉन m बना कैसे? तो इसका मतलब है कि ये जो आपने सेकंड मैग्नेट रखा, इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी और इस पर फोर्स लग रहा था F। इसकी जगह पर यदि आपने यूनिट नॉर्थ पोल रखा होता, यूनिट नॉर्थ पोल मतलब अभी अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल रखी होती, पर एक्चुअली में ये भी नहीं, यूनिट नॉर्थ पोल यदि वो रखा होता तो उसका कितना फोर्स लगता है F अपॉन m। F भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ये किस पर फोर्स है? m पोल स्ट्रेंथ पर, और ये फोर्स किस पर है? यूनिट पर। तो यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू the force experienced by unit north pole when placed at that point। तो फर्स्ट तो बच्चों इसकी बनती है डेफिनेशन, और उसी बेसिस पर बन जाता है इसका फॉर्मूला F अपॉन m। डेफिनेशन मैं बता ही रहा हूं आपको, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूं उसकी हेडिंग होनी चाहिए आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हेडिंग ही है इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the force experienced by unit north pole when placed at that point। फिर इसका फॉर्मूला बनता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, it is denoted by B, thus B is equal to F upon m। अब बच्चों F जो है वो आप लोगों को मालूम है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर इंटेंसिटी बताना है, या एक और मैग्नेट रख लो चलो साउथ। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे तो ये नॉर्थ उसको रिपेल करेगा और साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए नेट फोर्स ऐसा लगेगा N2S। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। फिर थर्ड यदि मैं फोर्थ पॉइंट यदि आपसे बात करूं कि चलो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो F के लिए आप बोलोगे M/D माइनस 2 पोल स्ट्रेंथ की जस्ट अभी मैंने बताया था A into L, L कैंसिल, M L0 D minus 2 A minus 1। फिर इसके लिए मैं बोलूं आपसे यूनिट क्या होगी, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट दी जाती है गॉस। एसआई सिस्टम में दी जाती है बच्चों न्यूटन पर एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ के लिए क्या थी? एम्पियर मीटर, जैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके अलावा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आई मैं बताऊंगा आगे। एक्चुअली में फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स उसको वेबर में मेजर करते हैं, तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए बनता है, इसलिए ऐसा आता है, मैं बताऊंगा आगे। इसके अलावा टेस्ला, यहाँ पर सीरियल सिस्टम में मैंने बोला था गॉस और ऑरस्टेड, गॉस और ऑरस्टेड, फिर इनका आपस में रिलेशन होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और 1, ये तो आपस में इक्वल है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, इतना होता है। तो बच्चों ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बच्चों मुझे आप लोगों को बताना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल। Intensity of magnetic field at any point due to single pole. अब अपन ने डेफिनेशन तो ये दी है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल, और अब जब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देख रहे थे तो अपन बोल रहे थे सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों उसमें वो सही है, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली में क्या होता है जब लॉन्ग मैग्नेट रहेगा, है ना, तो यदि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बोला जाए ना तो इसके कारण इफेक्ट रहेगा। जो क्लोज है, जो दूर है वो तो बहुत दूर हो गया तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी इफेक्ट है वो इसी के कारण रहेगा। और ये मैग्नेट की मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल है, और जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बतानी है वो जो पॉइंट है वो सपोज P और यहाँ से R डिस्टेंस पर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक और मैग्नेट रख दीजिए जिसकी पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए M है या M डैश है, M ले लीजिए चलिए। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आप बोलोगे F अपॉन M। यदि मैं इसको M डैश बोलता तो आप M डैश बोलते। मतलब हमने जो देखा था वो यही बोला था ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। लेकिन अब यूनिट नॉर्थ पोल तो अवेलेबल होता नहीं है, तो जो पोल अवेलेबल होता है उसको रख देते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। तो हमने यहाँ पर जो अवेलेबल था M डैश लगा था, M डैश लिख दिया। अब F क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पोल, तो क्या बोलेंगे F इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में फोर्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई M इनटू M डैश अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M इनटू M डैश अपॉन R स्क्वायर अपॉन M डैश। ये M डैश कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू M अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही आया है बच्चों जैसे अपन ने वहां पर देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वहां पर फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर। यहाँ पर 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कांस्टेंट आ रहा है, 0 अपॉन 4 बाई Q की जगह M आ रहा है और फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
at any point due to single pole. तो अब बच्चों को देखना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसा वहां पर ने देखा था ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैसे यहाँ भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और आप लोगों ने तो प्रैक्टिकली फील भी किया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई जो मैग्नेट है उसके क्लोज में आप जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो आपने देखा कि मैग्नेट जो रहता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो अट्रैक्ट करता है एक्चुअली में किसके थ्रू करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू करता है। भाई कोई भी चीज है, कोई बॉडी है, इसको पकड़कर आप यदि इस तरफ खींचना चाहते हो तो ये हवा में खींच के नहीं आएगी। आप इसको कई यदि मान लीजिए डोरियों से स्ट्रिंग से बांध दे और फिर पकड़कर खींचेंगे तब आएगी ये पास। तो एक्चुअल में यही होता है, जैसे मैग्नेट होता है तो उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, वो जाकर मैग्नेटिक सब्सटेंस को पकड़ लेती है और फिर वो पकड़कर खींचती है। अब ये बात अलग है कि ये इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई नहीं देती है तो आप मानोगे नहीं क्या? वो तो एयर भी नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो एयर को मानते तो आप नहीं मानोगे तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना बच्चों, वो भी इनविजिबल हैं, दिखती नहीं है, बहुत फाइन होती हैं। वो जो तुम लोग मकड़ी के जाले देखते हो ना, बहुत पतले 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 इतने पतले होते हैं, फिर भी दिख तो रहे ना, उससे भी ज्यादा फाइन जो इनविजिबल है, बहुत फाइन होती है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बच्चों, इनकी खासियत होती है, पहली चीज तो डेफिनेशन, पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन बोलनी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो सिंपल सा जैसे आपने वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन किया था, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, it is the imaginary curve on which if the tangent is drawn at any point then it is indicate the direction of resultant magnetic field at that point. Magnetic lines of force are the imaginary curve on which if the tangent is drawn at any point then it is indicate the direction of magnetic field at that point. अब इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट क्या शो करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन को मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो अपन को यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन करना पड़ता है। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज इमेजिनरी कर्व on which if tangent is drawn at any point then it is indicate the direction of resultant magnetic field at that point. ये सिंपल डेफिनेशन होती है। अब बच्चों बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें डेफिनेशन होना चाहिए, मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्लोज कर्व है बच्चों, मैग्नेट के बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज क्लोज कर्व। Outside the magnet it moves from north pole to south pole and inside the magnet it moves from south pole to north pole. यही डिफरेंस है इनमें और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व है, वो केवल और केवल प्लस से माइनस चलती है, ऐसा माइनस से प्लस नहीं जाती है। लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज कर्व है। पहला डिफरेंस तो यही। सेकंड आप समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।
क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी भाई? तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहां टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसा आएगा और एक टेंजेंट ऐसा आएगा, एक टेंजेंट इस कर्व के लिए, एक टेंजेंट इस कर्व के लिए। और अभी अपन थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में बता रहे थे कि ये टेंजेंट क्या बताता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब रिजल्टेंट का तो एक फिक्स डायरेक्शन होता है, दो डिफरेंट डायरेक्शन थोड़ी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो मैग्नेट के बाहर किसी भी एंगल से बाहर निकलती है। ये देखिए आप कैसे भी निकलेंगे। और यही फर्क होता है इनमें और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, यही डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, नॉर्मल, जबकि नेगेटिव चार्ज पर हमेशा नॉर्मल इंटर करती है, परपेंडिकुलर, किसी भी एंगल को नहीं करती। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। ये जो नॉर्थ पोल है उससे किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है और साउथ पोल पर किसी भी एंगल पर इंटर करती है। ये दोनों में फर्क है। अब मतलब आप प्रॉपर्टीज भी देख रहे हो और दोनों में डिफरेंस भी समझ रहे हो। नेक्स्ट फोर्थ, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बच्चों, ये पोल्स के क्लोज डेंसर होती हैं और पोल से दूर यदि आप बात करोगे तो रेयरर होती है। देखो ना आप यहाँ पर क्लोज देखो, आप पोल से क्लोज ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, 6 हो गई इस जगह पर। और यहाँ पर देखोगे तो इतने एरिया में आपको कम दिखाई दे रही, दो, मतलब यहाँ डेंसर होती है और यहाँ पर रेयरर होती है। ये सब मैं बात करूंगा आपको। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा ये भी आप समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपन बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कुछ नहीं होता एक्चुअली में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन यदि ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो उनको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इनको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में यह चीजें होती हैं। तो अब रहा बच्चों सवाल इनकी प्रॉपर्टीज को अपन सीक्वेंस में बोले, जैसे अपना डेफिनेशन बोला है तो प्रॉपर्टीज को मैंने समझा तो दिया है, पर आप बोल भी सकते हैं, क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट, magnetic lines of force, it is closed curve. Outside the magnet it moves from north pole to south pole, and inside the magnet it moves from south pole to north pole. Second property में आप बोल सकते हैं magnetic lines of force never intersected to each other. Third अपन बोल सकते हैं magnetic lines of force emitted from north pole at any angle and enters at south pole at any angle. फोर्थ आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज डेंसर नियरर द पोल्स एंड रेयरर अवे फ्रॉम द पोल्स। एक प्रॉपर्टी और समझिए बच्चों, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं अपनी लेंथ के डायरेक्शन में कैसा बिहेव करती है? एज ए स्ट्रेच स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को अपन स्ट्रेच करते ना, बिल्कुल वैसा। और यही रीजन है कि अनलाइक पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई तुम अपने एक फ्रेंड को रस्सी का एक एंड पकड़ा दो, दूसरी तरफ तुम पकड़ लो, वो अपनी तरफ खींचे तुम अपनी तरफ खींचो, अब ना वो खींच पा रहा ना आप खींच पा रहे, तो ये होगा ये ताकत जिसकी ज्यादा लग जाएगी तो पास में आएगा वो। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव्स एज ए स्ट्रेच स्प्रिंग along the direction of its length, and due to this the unlike poles are attracted to each other. जबकि अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से हटने की कोशिश करती हैं, दूर दूर जाने की कोशिश करती हैं।
और यही रीजन है कि हमेशा लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है. Magnetic lines of force tends to keep away in the perpendicular direction of its length, and due to this the like poles are repulsed to each other. भाई क्वेश्चन ये होता है कि जो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को धक्का देती हैं. इट टेंड्स टू कीप अवे इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ. और यही रीजन है कि जो लाइक पोल्स होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं. इन्हीं को आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं.